हेलो बच्चों, ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो ये चैप्टर आपके टिप्स पर हो जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग में जो वर्ड दे रखे हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। इस चैप्टर की हेडिंग में 3 वर्ड दे रखे हैं, एक न्यूरल, एक कंट्रोल और एक कोऑर्डिनेशन। न्यूरल का मतलब ये है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें 4 टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं। ये जो 4 टाइप के टिश्यू हैं इनमें एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू और एक होता है न्यूरल टिश्यू। तो इसी न्यूरल टिश्यू के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। ये जो न्यूरल टिश्यू है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, कमांड देता है और साथ ही साथ में हमारी बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाने में भी हेल्प करता है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो न्यूरल टिश्यू है वो कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसको 2 सिस्टम कंट्रोल करते हैं, एक न्यूरल सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें कुछ सेल मॉडिफाइड होकर के अगर कुछ सीक्रेट करने लग जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्लैंड। अगर इन ग्लैंड ने जो सिक्रेशन किया अगर वो ब्लड में डाला जाए और ब्लड के थ्रू वो सिक्रेशन जो है वो किसी दूसरे जगह पर जाकर के अपना एक्टिविटी करे तो ऐसी ग्लैंड को हम बोल देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो सीक्रेट करती हैं उसको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स जो हैं वो वाया ब्लड ट्रांसफर होते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि इस चैप्टर में हम न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरी बात ये है कि कोऑर्डिनेशन को कैसे समझें। देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गन सिस्टम सेपरेटली वर्क कर रहा है। हर ऑर्गन जो है वो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन करके काम कर रहा है। जैसे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी तो एटीपी बनाने के लिए हमें ग्लूकोज को ज़्यादा अमाउंट में तोड़ना पड़ेगा, और ग्लूकोज को जब हम तोड़ेंगे तो ग्लूकोज से ज़्यादा एटीपी बन सके इसके लिए हमें एरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, मतलब हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब हम हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बॉडी में फुलफिल हो रही है, हम इनहेल के थ्रू जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में ले रहे हैं, लेकिन उस ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल के पास में पहुंचाने के लिए ब्लड जो है वो हेल्प करता है। और जब O2 हर एक सेल के पास में पहुंचेगी तो O2 का यूज करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब करेंगे तो एटीपी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज से बनेगी, और ये एटीपी फुलफिल करेगी जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट को। मतलब जब हमने एक्सरसाइज की, एक एक्टिविटी की, उस टाइम में सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसको करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है हर एक सेल के पास में, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। मतलब हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो इस टाइम में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इन सब में कोऑर्डिनेशन हुआ तब जाकर के ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो पाई। जैसे ही हम एक्सरसाइज को बंद करेंगे वैसे ही हमारा हर एक सिस्टम जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनमें कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम हमारी बॉडी के जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको हम रेगुलेट कर पाते हैं, और इंटरनल एनवायरनमेंट को हम एक बैलेंस में मेंटेन कर पाते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अभी मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो न्यूरल सिस्टम होता है वो बना कैसे होता है। जो न्यूरल सिस्टम होता है उसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक तो होता है उसमें न्यूरॉन, और एक न्यूरॉन के आसपास में बहुत सारी अलग टाइप की सेल्स होती हैं जो न्यूरॉन को पैकेजिंग करने में, न्यूरॉन को सपोर्ट देने में हेल्प करती हैं। तो न्यूरल सिस्टम में 2 टाइप की सेल्स, ये तो हो गया न्यूरॉन जो न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और दूसरा जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे बॉडी में उनके आसपास जो अदर सेल्स प्रेजेंट है उनको बोल देते हैं न्यूरोग्लिया। ये जो न्यूरोग्लिया सेल्स है ये मोर देन 50% होती है न्यूरल सिस्टम में, और बचा हुआ पार्ट जो है वो न्यूरॉन होगा। न्यूरॉन है क्या?
न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, नॉर्मली सेल जो है वो ऐसी देखने को मिलती है, लेकिन न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचानी है, तो इस सेल ने अपने आप को स्पेशलाइज्ड कन्वर्ट कर लिया और इस तरीके से इलोंगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पर इसका जो ये पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच हो गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर किया जा सके। तो न्यूरॉन क्या है? एक स्पेशलाइज्ड सेल है। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की, कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, कैसे प्रेजेंट होता है। इसको मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझा देती हूँ। ह्यूमन में जो न्यूरल सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं। देखो, सेंटर में हमारा ब्रेन है और ब्रेन से ही अटैच होती हुई स्पाइनल कॉर्ड है। ये हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम बनाते हैं। अब ये जो ब्रेन है, देखो ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का काम ये है कि हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन को जब इनके पास में पहुंचाया जाए तो ये उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग करके उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आई उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देने का काम करते हैं। मतलब हमारी बॉडी का मेन प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड है, और ये मिलकर के क्या बना दिए? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम बना दिए। अब जो इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं ब्रेन के पास में, स्पाइनल कॉर्ड के पास में, और जो इंफॉर्मेशन लेकर के वापस जा रहे हैं उस वो मिलकर के, मतलब ये लेटरल साइड पे जो ये नर्व्स प्रेजेंट है ना, जो ब्रेन के पास में डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको तो क्रेनियल नर्व्स बोल देंगे, और जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है उनको स्पाइनल नर्व्स बोल देंगे। ये जो नर्व्स है वो हमारा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम बना रहे हैं। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास में जो इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं उन नर्व्स को हम बोल देते हैं सेंसरी नर्व्स या फिर अफरेंट फाइबर। और कुछ जब ब्रेन ने और स्पाइनल कॉर्ड ने रिजल्ट दिया तो उस रिजल्ट को जो लेकर के वापस जा रहे हैं उसको हम बोल देते हैं मोटर नर्व्स या फिर इफरेंट फाइबर। अगर ये मोटर नर्व्स जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम के पास में इंफॉर्मेशन लेकर के जाएं तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। और अगर ये मोटर नर्व्स जो हैं वो हमारे इनवॉलेंट्री या फिर स्मूथ मसल्स के पास में इंफॉर्मेशन लेकर के जाए तो हम बोलेंगे ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। अब ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम मतलब हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स जब इमरजेंसी में काम करते हैं तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो इसमें रिस्पॉन्स करता है। जब नॉर्मल कंडीशन और रेस्टिंग स्टेज में परफॉर्म करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम इस पर वर्क करता है। अब मैं आपको जो न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, उसकी स्ट्रक्चर समझाऊंगी, और फिर एक न्यूरॉन जो है वो कैसे इंफॉर्मेशन को सेंड करता है वो आपको समझा देती हूँ। तो न्यूरॉन जो है वो न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। एक न्यूरॉन को अगर हम देखें तो एक न्यूरॉन में 3 पार्ट होते हैं। ये जो है वो न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट है जो इंफॉर्मेशन लेगा चारों तरफ से। आप देखिए कैसे ब्रांच्ड है। ये जो सेंटर में ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये सेल बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है। और एक जो है वो न्यूरॉन में ये पार्ट होता है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। तो एक न्यूरॉन में 3 पार्ट हो गए, एक डेंड्राइट, एक सेल बॉडी और एक एक्सॉन। अब आप यहाँ पर देखिए जो सेल बॉडी वाला पार्ट है उसमें आपको सेंटर में न्यूक्लियस दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको ये रेड रेड जो स्ट्रक्चर डेंड्राइट वाले रीजन में और सेल बॉडी में दिख रही है बेटा, ये निस्ल ग्रेन्यूल्स है। निस्ल ग्रेन्यूल क्या होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके ऊपर में राइबोसोम जो अटैच हैं उनको मिलाकर के निस्ल ग्रेन्यूल बोला जाता है, और इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये जो निस्ल ग्रेन्यूल है वो सेल बॉडी और डेंड्राइट वाले रीजन में ही प्रेजेंट है, एक्सॉन में एब्सेंट होती है। अब यहाँ पे एक्सॉन वाले पार्ट पर आप देखिए, एक्सॉन पे जो आपको ये इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख रही है ये है स्वान सेल। ये जो स्वान सेल है, जिन न्यूरॉन में स्वान सेल हर न्यूरॉन में प्रेजेंट होगी, लेकिन कुछ न्यूरॉन में ये स्वान सेल जो है वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। माइलिन शीथ क्या है? एक तरीके का फोस्फोलिपिड होता है, मतलब एक इंसुलेटर होता है जिसके आर पार चीजें आ जा नहीं सकती है। तो ये स्वान सेल जब फॉर्मेशन करेगी माइलिन शीथ का, तो जिन न्यूरॉन में स्वान सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर दे उन न्यूरॉन को तो हम बोल देते हैं माइलिनेटेड, और जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उनको हम बोल देते हैं नॉन माइलिनेटेड। ये जो न्यूरॉन है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के मतलब मल्टीपोलर हो सकते हैं। मल्टीपोलर का मतलब ये है 2 या 2 से ज्यादा डेंड्राइट प्रेजेंट हो
और एक एक्सोन प्रेजेंट हो, ऐसे न्यूरॉन को हम बोल देंगे मल्टीपोलर। ये न्यूरॉन जो है वो बाइपोलर हो सकते हैं, मतलब ये सेल बॉडी वाला रीजन, ये एक डेंड्राइट हो गया और एक जो है वो एक्सोन हो गया। ऐसे न्यूरॉन को हम बोल देते हैं बाइपोलर। और इसके अलावा यूनिपोलर भी हो सकते हैं, मतलब सिर्फ सेल बॉडी हो और सेल बॉडी से निकलते हुए एक एक्सोन हो, इसको हम बोल देते हैं यूनिपोलर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए स्वान सेल के बीच में जो है आपको इस तरीके का एक गैप दिख रहा है, इस गैप को हम बोल देते हैं बेटा नोड्स ऑफ रेनवियर। एक्चुअली क्या होता है कि जब माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है तो उन न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से जंपिंग कर करके जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्वान सेल में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ तो आर पार कुछ जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पर ये जो बीच में माइलिन शीथ एब्सेंट है उस रीजन से इंफॉर्मेशन जो है वो आगे की तरफ जाती है। और ये एक्सोन का एंडिंग वाला पार्ट है जिसको हम एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। एक्सोन टर्मिनल ब्रांच्ड हो जाता है और इसमें ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम सिनेप्टिक नोब बोल देते हैं। और इन सिनेप्टिक नोब में इस तरीके की वेसिकल्स प्रेजेंट होती है जिनको सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। और इन सिनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है जो हेल्प करता है एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाने के लिए। अभी मैंने आपको जब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम समझाया तब मैंने आपको ये बताया कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास में आती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है। अगर मैं आपको इसी डायग्राम के थ्रू बेटा ये सारी चीजें समझा दूं कि ये जो न्यूरॉन है उसमें आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है बाहर, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर? ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की इस तरीके से बाइलेयर होती है और बीच बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है। ये जो मेम्ब्रेन है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही मेम्ब्रेन है। ये जो थिन स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इतनी थिन है नहीं, रियल में इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बना हुआ है। ये न्यूरॉन क्या है? एक स्पेशलाइज्ड सेल है, सेल ने अपने आप को इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो सेल के बाहर वाला रीजन है वहां पर सोडियम आयंस जो हैं वो ज्यादा होते हैं और सेल के अंदर वाला जो रीजन है वहां पर पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है उस टाइम में बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा और अंदर के साइड जो है वो नेगेटिव चार्ज रहेगा। भाई बाहर भी पॉजिटिव वाला है अंदर पॉजिटिव, फिर अंदर ऐसा कैसे हो रहा है बेटा? जो सेल के अंदर वाला पार्ट है वहां पर कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये जो पोलर दो पोल हैं वो मेंटेन हो पाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यूरॉन के बाहर सोडियम ज्यादा प्रेजेंट है और न्यूरॉन के अंदर जो है वो पोटेशियम ज्यादा प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे ये प्रोटीन जो है वो दो तरीके के रोल प्ले करते हैं। एक तो चैनल का रोल प्ले करते हैं और एक पंप का रोल प्ले करते हैं। चैनल का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा प्रोटीन जो किसी भी सब्सटेंस को हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ भेज सके। अब पंप ये होता है कि वो प्रोटीन जो एटीपी का यूज करके किसी भी सब्सटेंस को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजता है। तो इस पंप में आ जाएगा सोडियम पोटेशियम। अब क्या होता है, मान लो ये न्यूरॉन है, अब जैसे मान लो यहाँ पे स्टिमुलाई आया, कोई टेम्परेचर हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें कोई स्मेल आई, या फिर हमारा जो टंग है पर जो है वो हमने कोई फूड रखा तो हमें उसका टेस्ट कैसा है कैसे पता चला? टेस्ट बड जो प्रेजेंट है टंग पे वहां पर जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाई, टंग ने इन्फॉर्मेशन भेजी और ब्रेन से वापस इन्फॉर्मेशन आई। इसमें तो हेल्प करती है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम और ब्रेन ने जो प्रोसेसिंग की वो हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है। अब स्टिमुलाई जब आया और स्टिमुलाई जब आया तो अंदर कंडीशन मेंटेन हुई -55 मिलीवोल्ट की। ये वो कंडीशन है जिसपे सोडियम के चैनल जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। सोडियम के चैनल जैसे ही ओपन हुए वैसे ही बाहर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो है वो सोडियम अंदर की तरफ जाने लग जाएगा। एक सोडियम अंदर गया, दो सोडियम अंदर गए, तीन सोडियम अंदर गए, तो अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसको बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करेगा। तो सोडियम अंदर जाता जा रहा है जाता जा रहा है जाता जा रहा है, वो बैलेंस लेकर के जीरो लेकर गया। अब क्या किया सोडियम ने अपने आप को इंक्रीज किया और सोडियम ने जब अपने आप को इंक्रीज करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है और +30 मिली वोल्ट पर सोडियम का ये जो चैनल है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा।
अब पहले क्या था, जब रेस्टिंग स्टेज पे था न्यूरॉन तो बाहर की तरफ पॉजिटिव था और अंदर की तरफ क्या था, नेगेटिव। अब इस प्रोसीजर को जो है वो एनसीईआरटी ने डायग्राम के थ्रू समझा रखा है कि यहाँ पे इस रीजन पे स्टिमुलाई आया, जैसे ही स्टिमुलाई आया वैसे ही ये रीजन जो है वो एक्टिव हुआ, और जब एक्टिव हुआ तो यहाँ से सोडियम जो है वो अंदर की साइड आने लग गई, और जब आने लग गई इस अंदर सोडियम आया तो जो पहले अंदर नेगेटिव था और बाहर पॉजिटिव था, अभी क्या हो गया, अंदर तो हो गया पॉजिटिव और बाहर हो गया नेगेटिव, और ये कंडीशन मेंटेन होती है +30 मिली वोल्ट। अब जैसे ही ऐसे हुआ तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उनका जनरेशन होने लग गया, और जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जनरेशन हुआ तो जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई थी वो इंफॉर्मेशन अब एक न्यूरॉन में आगे के साइड बढ़ने लग गई, और जब आगे के साइड बढ़ने लगी इस तरीके से, जब आगे की साइड इंफॉर्मेशन बढ़ेगी तो कुछ टाइम के बाद में यहाँ के की भी सोडियम के चैनल जो हैं वो ओपन होंगे, और यहाँ भी कुछ टाइम के बाद में अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर यहाँ पर इस तरीके से जो है वो करंट जनरेट होगी और इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ये होता है एक न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे भेजी जाती है। अब +30 मिली वोल्ट पर सोडियम के चैनल जो हैं वो तो बंद हो जाएंगे और पोटेशियम के चैनल जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, और यहाँ से पोटेशियम जो है वो बाहर की साइड जाने लग जाएगा। और कब तक जाएगा, जब -90 मिली वोल्ट तक ये बाहर जाएगा। जब ये न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेज पे रहता है -70 मिली वोल्ट। अब जब हमें इसको नॉर्मल कंडीशन में लेकर के आना है तो हमें कहानी कहाँ तक लेकर आनी है, -70 मिली वोल्ट पर, और इस टाइम में फिर हेल्प करता है सोडियम पोटेशियम पंप। पंप क्या करेगा, लोअर से हायर की तरफ भेजेगा, यहाँ पर कुछ सोडियम रह गए उनको वापस यहाँ पर एटीपी का यूज करके, तो जब हम एक एटीपी ब्रेक करते हैं तो उसमें 3 सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयंस जो हैं वो अंदर आएंगे। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है वो मैं आपको समझा देती। एक न्यूरॉन है, ये आपको रॉकेट जैसा लग रहा होगा लेकिन ऐसा होता है, ये डेंड्राइट वाला पार्ट, ये सेल बॉडी वाला पार्ट, ये एक्सोन वाला पार्ट हो गया, और ये एक्सोन की क्या हो गई, एंडिंग हो गई जो ब्रांच्ड है। अब नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो ऐसे अरेंज होता है, यहाँ पर इस न्यूरॉन के पास में मान लो यहाँ पर स्टिमुलाई आया, यहाँ से इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे जो है वो बढ़ी, मतलब एक न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू आगे की तरफ बढ़ती है। अब जैसे ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक्सोन के एंडिंग वाले पार्ट में आई, क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां से कैल्शियम आयंस जो है वो यहाँ पर एंट्री करने लग जाते हैं। कैल्शियम आयन जैसे ही अंदर जाएंगे तो सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझा रखा है, और ये एक्सोन के टर्मिनल वाले पार्ट में सिनेप्टिक वेसिकल्स जो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कैल्शियम आयंस जैसे ही आए, ये कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, इन सिनेप्टिक वेसिकल्स को इस मेम्ब्रेन वाले पार्ट पे फ्यूज करवा देते हैं, और जैसे ही फ्यूज करवाएंगे ये जो रीजन है, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है ये रिलीज होंगी, और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में भरा हुआ होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो एक तरीके का केमिकल होता है। केमिकल बाहर निकलेगा, ये एक न्यूरॉन का एंडिंग वाला पार्ट है, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट है। नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले पार्ट पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से समझिए, यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये एक न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट, मतलब प्री सिनेप्टिक, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है ना उसको साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स में क्या आएगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये बीच में जो खाली जगह है इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देते हैं। ये तीन चीजें मिलकर के एक साइनेप्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ये जो केमिकल रिलीज हुआ उसको एक्सेप्ट करेंगे ये रिसेप्टर, और जैसे ही इस केमिकल इन रिसेप्टर के ऊपर आया, अटैच हुआ, सेम कहानी जो है, जो इन्फॉर्मेशन इस केमिकल के थ्रू आई उन्होंने सेम कहानी जनरेट की, मतलब स्टिमुलस आ गया, सेम जो बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, फिर कहानी क्या होगी, अंदर सोडियम आयन आएंगे, फिर अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर करंट जो है वो जनरेट होगी, और एक न्यूरॉन में कहानी जो है वो आगे बढ़ेगी। फिर इसका एंडिंग वाला पार्ट आएगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, उस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है उसको हम बोल देते हैं केमिकल साइनेप्स।
क्योंकि यहाँ पर केमिकल का रोल आया है एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए। लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी में कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होते हैं कि एक न्यूरॉन का एंडिंग वाला पार्ट हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो बिल्कुल टच होकर के प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बीच में जो साइनेप्स है उसमें खाली जगह नहीं है, उसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर केमिकल का रोल नहीं होता। इस न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू आ रही है वो ही यहाँ पर टच वाले पार्ट से वही इलेक्ट्रिक इम्पल्स आगे की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे जंक्शन को हम बोल देते हैं, ऐसे साइनेप्स को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक साइनेप्स। तो इस तरीके से जो न्यूरॉन है उन पे इंफॉर्मेशन आगे की तरफ बढ़ती है। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की। तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को समझने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में आता कौन है। तो हमारी बॉडी का जो ब्रेन है वो सेंटर में प्रेजेंट है और ब्रेन से ही अटैच होती हुई हमारी स्पाइनल कोड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में। अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूँ तो हमारा जो ब्रेन होता है उस ब्रेन का यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। हमारा जो ब्रेन है वो क्रेनियम में वेल प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन क्रेनियम और ब्रेन के बीच में कुछ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर देखने को मिलती है, जिन लेयर्स को हम मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ये जो मेनिंजेस हैं इसमें 3 लेयर देखने को मिलती है। लेयर जो है वो जस्ट ब्रेन को टच करती हुई मिलती है, जिसको हम बोलते हैं पाया मैटर। इसके बाद में एक लेयर जो है वो मिडिल में मिलती है, जिसको बोलते हैं बेटा एरेक्नोइड मैटर। और इसके बाद में सबसे आउटर मोस्ट लेवल पर एक लेयर मिलती है जिसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। तो ये 3 लेयर मिलती हैं। आउटर से इनर भी पूछ सकते हैं और इनर से आउटर भी पूछ सकते हैं। आउटर से इनर आप आओगे तो ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, और इनर से आउटर जाओगे तो पाया मैटर, एरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। ये जो लेयर है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। अब ड्यूरा और एरेक्नोइड के बीच का जो स्पेस है उसको सब ड्यूरल स्पेस बोल देते हैं, और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको सीरस फ्लूइड बोलते हैं। फिर इसके बाद में अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस है सब अरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं, और यहाँ पर एक फ्लूइड मिलता है जिसको CSF बोलते हैं। CSF का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है वो इस जगह पर भी मिलता है, और ब्रेन के अंदर जो खाली जगह है जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, उन वेंट्रिकल में भी ये CSF देखने को मिलता है, ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी। हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का मेन प्रोसेसिंग पार्ट है। हमारा ब्रेन जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी वॉलेंटरी मूवमेंट्स को, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है, हमारे जो इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, जैसे कि लंग्स की, हार्ट की, किडनीज की। बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करता है। बॉडी में हमें कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, इसको मेंटेन करता है। हमारी 24 आवर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो जो सीक्रेट करती हैं उसको भी रेगुलेट करता है, और हमारा ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको भी रेगुलेट करता है। हमारा जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसको क्लियर करूं तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। फर्स्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन, सेकेंड पार्ट होता है मिड ब्रेन, और थर्ड पार्ट होता है हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसमें आते हैं सेरेब्रम, इसके अलावा थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो हैं ये डायनसेफेलोन के पार्ट हैं। तो फोर ब्रेन का सेकेंड पार्ट हो गया डायनसेफेलोन, और थर्ड पार्ट होता है ओल्फैक्टरी लोब्स, जिसके बारे में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो ये 3 पार्ट होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ये कहती है कि फोर ब्रेन में सेरेब्रम आता है, थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है। ठीक है, ये जो बाहर आपको इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है ना, ये सेरेब्रम वाला पार्ट है, मतलब ये यहाँ से और ये पूरा जो है ये सेरेब्रम वाला पार्ट है। तो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट हो गया सेरेब्रम। ब्रेन क्या है? ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ पार्ट है। ये जो सेरेब्रम है इसमें न्यूरॉन जो है वो ऐसे लोकेटेड है, मतलब न्यूरॉन का जो सेल बॉडी वाला पार्ट जो है और डेंड्राइट वाला पार्ट है वो सेरेब्रम के बाहर की साइड है।
तो बाहर के साइड वाले पार्ट को बोल देते हैं कोर्टेक्स वाला पार्ट। तो सेरेब्रम का जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है वहां पर सेल बॉडी और डेंड्राइट वाला पार्ट है, और ये जो पार्ट है न्यूरॉन का वो कलर देता है ग्रे कलर, इसलिए सेरेब्रम के कोर्टेक्स वाले पार्ट को ग्रे मैटर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सेरेब्रम का जो इनर पार्ट है वहां पर एक्जोन वाला पार्ट देखने को मिलता है, और एक्जोन वाले पार्ट पे माइलिन की शीट है जिसकी वजह से व्हाइट कलर का दिखता है ये रीजन, तो इस रीजन को व्हाइट मैटर के नाम से भी जानते हैं। ये जो सेरेब्रम है इसमें हमारी बॉडी से जहाँ कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन आती है, मतलब सेंसरी एरियाज भी सेरेब्रम में प्रेजेंट है, मोटर एरियाज भी सेरेब्रम में प्रेजेंट है, कि इंफॉर्मेशन आई ब्रेन के पास में, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करके जो रिजल्ट बनाया वो उसको वापस भेजने का भी प्रोसीजर सेरेब्रम के पास में है। और इसके अलावा सेरेब्रम में कुछ एसोसिएशन एरियाज भी हैं। एसोसिएशन एरियाज का मतलब ये होता है कि मान लो एक बार में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई, उनको फिर मिक्सिंग करके उनके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट देना है। जैसे कि हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम सामने वाले बंदे से बात भी करते हैं, उसकी बातों को समझते भी हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर भी देते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो एक टफ प्रोसीजर है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए एसोसिएशन एरियाज है। मेमोरी जो है वो हमारे ब्रेन में स्टोर होती है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसको रेगुलेट भी सेरेब्रम करता है। तो ये मैंने सेरेब्रम के बारे में एक बेसिक आइडिया दे दिया। अच्छा, हमारा ब्रेन जो होता है उसमें सेरेब्रम इस तरीके से, अगर मैं आपको फ्रंटल पार्ट से दिखाऊं तो इस तरीके से जो है वो सेरेब्रम प्रेजेंट है, फिर एक डीप क्लेफ्ट होती है, फिर इस तरीके से ये जो, तो ये एक राइट हेमिस्फीयर हो गया सेरेब्रम का, और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। और ये बीच में डीप क्लेफ्ट जो है वो इसको सेपरेट करता है। दोनों हेमिस्फीयर जो हैं वो आपस में, सेरेब्रम के दोनों हेमिस्फीयर जो हैं वो आपस में इस नर्व ट्रैक्ट से कनेक्ट होते हैं, जिसको कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। अब उसके बाद में फोरब्रेन का नेक्स्ट पार्ट हो गया थैलेमस हाइपोथैलेमस। अब आप थैलेमस को देखो, थैलेमस के चारों तरफ जो है वो सेरेब्रम रैप हो रखा है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमें जब भी भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये चीज यहाँ से इंडिकेशन आता है कि अब हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है। और जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमें जो सटाइटी, जो एक संतृप्ति मिलती है, वो भी उसका इंडिकेशन भी हाइपोथैलेमस से आता है। अच्छा, हाइपोथैलेमस को जब आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये स्टॉक से एक स्ट्रक्चर लटकी हुई है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं बेटा मास्टर ग्लैंड, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस वैसे तो एक न्यूरॉन वाला पार्ट है, लेकिन यहाँ से कुछ न्यूरॉन को सिक्रीट करते हैं, इसलिए वो जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोल देते हैं, और जो सेल्स सिक्रीट करती हैं उनको न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स बोल देते हैं। तो सेरेब्रम का एक पॉइंट मैं आपको और बताती हूँ, सेरेब्रम के इंटरनल रीजन पे दो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, एक तो आलमंड शेप्ड जिसको एमिगडेला बोलते हैं, और एक सी हॉर्स शेप्ड जिसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। ये दोनों जो हैं वो मिलकर के लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। ये हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करवाने में हेल्प करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिलकर के सेक्सुअल बिहेवियर को जो है वो रेगुलेट करता है, बॉडी में मोटिवेशन जो है उसको रेगुलेट करता है, इन सब चीज। इसके अलावा जो इमोशनल एक्सप्रेशन बॉडी पे फेस पर देखने को मिलते हैं उनको भी रेगुलेट जो है वो ये करते हैं। इसके बाद में हमारा मिड ब्रेन वाला पार्ट आता है। मिड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं मिड ब्रेन में, एक तो 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं, और इसके अलावा एक पार्ट होता है क्रूरा सेरेब्राई। मिड ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में लोकेटेड है। ये जो मिड ब्रेन है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ होगा उसको हम बोल देते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट, उस रीजन को। इसके बाद में आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, पोन्स वेरोलाई, सेरेबेलम लेटरल साइड पे लोकेटेड है, और ये है मेडुला। मतलब जब आप देखोगे तो मेडुला, मेडुला के ऊपर पोन्स और उसके बाद में मिड ब्रेन, तो ये ऐसे लगता है जैसे कोई स्टेम हो, ठीक है। तो इसको मिला करके मिड ब्रेन को, पोन्स वेरोलाई को और मेडुला ओब्लोंगेटा को बोल देते हैं ब्रेन स्टेम। ये जो पोन्स वेरोलाई वाला रीजन है ना, यहाँ पे एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं बेटा न्यूमोटेक्सिक सेंटर। और ये जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है वो मेडुला वाले पार्ट में एक सेंटर होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसको रेगुलेट करवाने में हेल्प करता है।
ये जो सेरेबेलम वाला पार्ट है, इसमें आपको ये जो व्हाइट कलर वाला रीजन दिख रहा है, तो इसमें भी सेम होगा। भाई ब्रेन का पार्ट है तो न्यूरॉन इसी तरीके से लोकेटेड होंगे कि यहाँ पर न्यूरॉन का सेल बॉडीज वाला पार्ट, ये एक्सोन वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बेटा आर्बर विटाई। कुछ भी नहीं है, इसका व्हाइट मैटर वाला पार्ट है सेरेबेलम का। और यहाँ पर ये जो सेरेबेलम है, जब भी कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी का जो बैलेंस भी करता है ना, वो सेरेबेलम उस टाइम बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प नहीं करता है, वैसे बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है सेरेबेलम। तो सबसे पहले अल्कोहल से सेरेबेलम जो है वो इफेक्ट होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा जो है उसी से कनेक्ट होती हुई फिर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। मेडुला ओब्लोंगेटा जो है इसमें बहुत सारे सेंटर प्रेजेंट है, जैसे कि इसमें अभी मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस जो है उसका सेंटर प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है उसका सेंटर प्रेजेंट है। तो ये हमारे ब्रेन का एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।